आज नेक्स्ट आर्टिकल शुरू करते हैं और ये चैप्टर धीरे धीरे लास्ट होने वाला है भाई, ठीक है। एक आध दिन में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज है दो समांतर धारावाही तारों के बीच दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। और यहां से आपको जो है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, करंट और इस आर्टिकल से आपको मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा भाई एम्पियर की परिभाषा। यहां से आपको मिलती है एम्पियर की परिभाषा। एम्पियर की परिभाषा याद है? और अगर याद नहीं है तो यहां से आप एम्पियर को भी डिफाइन कर पाओगे। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर यहां से निकालेंगे। आप लोग जानते हैं कि एम्पियर क्या है। एम्पियर जो है एमकेएस पद्धति में या एसआई पद्धति में किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है, मूल मात्रक। अब होता क्या कि आर्टिकल देखो, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल और एम्पियर की परिभाषा। तो आप लोग जानते हैं भाई, देखो अगर सपोज के लिए दो समांतर धारावाही तार है भाई, अनंत लंबाई के, एक दूसरे के ठीक सामने रखे हुए, एक दूसरे के समांतर हैं भाई, ठीक है ना। तो ऑस्टेट का प्रयोग बोलता है, सबसे पहले आपने पढ़ा हुआ था ऑस्टेट का प्रयोग। यहां से फिर से वही थ्योरी रिपीट होगी। ऑस्टेट का प्रयोग बोलता है कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, होता है। ऑस्टेट का प्रयोग बोलता है कि धारावाही चालक या तार चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। और इसके बाद आपने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में जो है, ये नोट करने वाली बात है, चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित या स्थित धारावाही चालक पर एक बल लगता है। धारावाही चालक पर क्या लगता है भाई, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर सपोज के लिए ये धारावाही तार है और इसमें भी इस दिशा में ऊपर की ओर धारा बह रही है और इस वाले में भी ऊपर की ओर क्या बह रही है? धारा बह रही है। इसमें सपोज के लिए I1 एम्पियर की धारा है और इसमें कितनी एम्पियर की धारा है? I2 एम्पियर, ठीक है। तो क्या होगा कि जब इसमें I1 एम्पियर की धारा बह रही, ध्यान से देखो, ये अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यानी अगर इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r मान ली जाए, ये दोनों तार स्मॉल r दूरी पर स्थित है, तो यह इस तार के द्वारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाएगा इस तार के निकट, इस तार की स्थिति में। तो यहाँ पे सपोज के लिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया कितना? सपोज के लिए पहले तार, इस तार का नाम मैं दे देता हूँ PQ और दूसरे तार का नाम मैं दे दे रहा हूँ R और S। चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न किया गया? V1। अब B1 चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा धारावाही तार है RS, उसको हम B1 चुंबकीय क्षेत्र में स्थित मान सकते हैं? नहीं मान सकते, माना जा सकता है। तो जो दूसरा तार है वो B1 चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है
और इसलिए इस तार द्वारा, देखो इस तार के चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पे, और इस तार द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाएगा यहाँ पे, सपोज करिए वो कितना है, वो B2 है, ठीक है। और इस B1 और B2 के कारण क्या लगेगा, इन तारों पर एक बल लगेगा भाई, आपस में क्या लगेगा, B1 के कारण इस तार पे बल लगेगा, B2 के कारण इस तार पे बल लगेगा। ये तार ये तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा कि इन पर लगने वाले बलों की दिशा किधर को है, वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो इस कारण देखो, पहले तार में बहने वाली धारा I1 के कारण दूसरे तार की स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है B1, दूसरे तार द्वारा उत्पन्न होता है कितना चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे, पहले तार वाली स्थिति में B2। और जो चुंबक दूसरा तार RS है वो चुंबकीय क्षेत्र B1 में स्थित है, इसलिए इसमें एक बल लगेगा, F बराबर क्या होता है, μ0 अपॉन 2, B बराबर होता है μ0 बटे 2 पाई μ0 बटे I बटे R, तो ये हो जाएगा I1 बटे R1, ठीक है। और इस तार की लंबाई, अगर हम इस तार की कोई परिमित लंबाई ले लें कैपिटल L, तो इस पर बल लगेगा, F बराबर क्या होता है IBL साइन थीटा, तो I की जगह पे हो जाएगा I2, B की जगह पे हो जाएगा B1 साइन थीटा, F बराबर हो जाएगा IBL साइन थीटा, यही होता है, ठीक है। और थीटा का मान यहाँ पे कितना होगा इस समय, इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, तो पैरेलल है एक दूसरे के। तो देखो, और यहाँ पे B2 बराबर हो जाएगा, B2 बराबर कितना हो जाएगा, μ0 बटे 2 पाई I2 बटे R, I2 बटे, और F2 बराबर कितना हो जाएगा, F2 बराबर कितना हो जाएगा, I2 की, अब ये I1 है इसमें धारा, I1 B2 साइन थीटा, I1 B2 साइन थीटा। और जब तारों में धारा एक ही दिशा में बह रही हो, जब तारों में धारा, प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि जब तारों में धारा एक ही दिशा में हो, एक ही, तो दोनों तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं भाई, तो तार एक दूसरे को एक ही दिशा में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वो कैसे करते हैं, उसके लिए बलों की दिशा में अभी आपको बताता हूँ। तार एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। देखो ये दो तार लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, सपोज के लिए कोई दोनों तार एक ही दिशा में है भाई, इसमें धारा ऊपर की ओर, इसमें भी धारा क्या जा रही है, ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो इनकी जो बल लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा भाई, बल क्या लगेगा, अंदर की ओर। ये दो तार मैंने PQRS मान ली, PQR और S, तो दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, दोनों तार, ये जो बल लगेगा इसका जो बल देखो, F1 की जो दिशा होगी वो अंदर की ओर होगी, F2 की दिशा भी क्या होगी, देखो ये F1 भी इधर को और F2 भी इधर को। इस बल की, इस जो चुंबकीय क्षेत्र होगा भाई, इसको चुंबकीय क्षेत्र को हम मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से देंगे, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से। और जो बल की दिशा दी जाएगी वो दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से, नियम नंबर 2 से दिए जाएगा बल की दिशा। अब देखो एक ही दिशा में है तो दाएं हाथ के नियम की हथेली के नियम नंबर 2 से ये जो बल है एक दूसरे की ओर होंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तरफ होगा, देखो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा आपके लिए कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगा, मेरे लिए बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, दीवार की तरफ।
और जो B2 की दिशा होगी भाई, ये बाहर की ओर होगी, आपके लिए कागज की तल के लंबवत होगी। तो इसलिए F1 की दिशा इधर को हो जाएगी और F1 की दिशा इधर को और F2 की दिशा। तो दोनों तारों में जब दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में बही तो दोनों तार एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, सॉरी आकर्षित करेंगे। और अगर तारों में, यदि तारों में धारा विपरीत दिशा में हो, यदि तारों में धारा क्या हो भाई, विपरीत दिशा या विपरीत दिशा में हो, तब क्या होगा, तब देखो, तब ये होगा कि ये तार है, ये दो तार हैं, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। दोनों तार आपस, ये P और ये Q, ये R और S, ये दो तार हैं, ठीक है ना। इसमें धारा I1 ऊपर को बह रही है और इसमें धारा I2 क्या बह रही है, नीचे की ओर बह रही है। तो क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, बल बाहर की ओर लगेगा, इस समय बल की दिशा ठीक उलट हो जाएगी और तार एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पे दिखाएं इसको तो यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दोनों तारों की, इसमें धारा I1 ऊपर की ओर बह रही है, उसमें धारा I2 क्या बह रही है, नीचे की ओर बह रही है। ये PQ तार है और ये RS तार है, इनके बीच की दूरी वही कितनी है, स्मॉल r है। पहले तार के कारण जो बल लगेगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र B1 उत्पन्न हुआ, बल लगा F इधर को, और दूसरे तार के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ, B2, और बल लगा इधर को F2। तो दोनों तार एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि उनके बीच, उनमें धारा क्या बह रही हो, विपरीत दिशा में बह रही हो, और दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे जबकि उनमें धारा एक ही दिशा में बह रही हो। बात समझ में आई, ठीक है ना। अब क्या होगा, सपोज के लिए इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ कि मान लेते हैं दो तार हैं PQ और RS, जिनके बीच जो समांतर तार हैं और एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो पहले तार में I1 धारा है, दूसरे तार में क्या है भाई, I2 धारा है। तो आप थ्योरी यही चीज लिखोगे जो मैं बोल रहा हूँ, है कि मान लेते हैं PQ तथा RS दो समांतर धारावाही तार हैं जो कि परस्पर स्मॉल r दूरी पर y या निर्वात में स्थित है, ठीक है ना, लिख दिया। तो पहले तार में, जिनमें PQ तथा RS दो समांतर धारावाही तार हैं जिनके बीच की दूरी कितनी, स्मॉल r है, तथा इनमें धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 बह रही, तथा इनमें धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 बह रही। तो देखो, PQ तार में I1 धारा के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, PQ तार में, ये नोट करने वाली चीज है, I1 धारा के कारण, I1 धारा के कारण इससे स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r, और स्मॉल r दूरी पर बिंदु RS तार है भाई, ठीक है, स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कल इसे लास्ट वाले उसमें बताया था कि अगर धारावाही था अनंत लंबाई के स्ट्रेट वायर के कारण या ऋजुरेखीय तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अगर सपोज के लिए हम B मान लेते हैं, या B1, वैसे मैंने वहाँ पे B1 लिखा है तो यहाँ पे मैं B मान रहा हूँ सिंपली, ठीक है। तो या आप चाहो तो B1 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो B1 बराबर हो जाएगा μ0/2 पाई I1/r, समीकरण नंबर बना दो इसको फर्स्ट, ठीक है भाई। और जो दूसरा तार है, तार RS इस चुंबकीय क्षेत्र में स्थित माना जा सकता है, तार RS पर इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण,
इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल, तार आर एस पर इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल कितना हो जाएगा, एफ बराबर क्या बताया था अभी आपको, आई बी एल साइन थीटा, आई वन बी एल साइन बी वन मान लेते हैं ना, साइन थीटा की जगह कितना आ जाएगा 90, आई वन आई बी एल साइन थीटा होता है ना, तो एफ बराबर हो जाएगा आई वन बी एल, यहाँ पे हम तार आर एस पर इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल न लिख के मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर रहा हूँ, तार आर एस की कैपिटल एल लंबाई पर, कैपिटल एल लंबाई पर भाई, नहीं तो आप बोलोगे फिर एल कहाँ से आ गया, एल ये वाली दूरी है, हमने उसका एक सेगमेंट लिया हुआ है, ठीक है ना, या आप इसको लघु अवयव की लंबाई मान सकते हो इस समय। तो कितना हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा आई बी एल साइन 90, तो यहाँ पे बी वन का मान रखो, यहाँ पे किसका मान रखो, सॉरी आई वन नहीं आएगा रे, क्या आएगा यहाँ पे, आई टू आएगा, हाँ, तो एफ बराबर हो जाएगा आई टू का, तो ऐसे रहेगा, बी वन का मान रखो समीकरण नंबर 1 से, इसको समीकरण नंबर 2 बना दे रहा हूँ मैं, यहाँ समीकरण नंबर 1 से मान रखो म्यू जीरो बट्टे 2 पाई म्यू जीरो बट्टे आई वन बट्टे आर, आई वन बट्टे और इंटू एल इंटू साइन थीटा की जगह साइन 90 का मान बाद में 1 हो जाएगा, तो एफ बराबर हो जाएगा म्यू जीरो बट्टे 2 पाई आई वन आई टू बट्टे आर, म्यू जीरो बट्टे 2 पाई आई वन आई टू बट्टे आर, समीकरण नंबर 3 बना लो इसको, ये बल लगेगा भाई, ठीक है ना। और इसी प्रकार से अगर हम आर एस पे इसके कारण बल बिल्कुल इतना ही लगेगा, ठीक है ना, लेकिन उसकी दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो इसी प्रकार से अब आप चाहो तो उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, B2 को और F2 को भी कैलकुलेट करके वो भी ये आएगा, ठीक है ना। अगर हम B2 की जगह पे यहाँ पे B1 की जगह तार आर एस द्वारा यहाँ पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2 माने, तो B2 बराबर हो जाएगा भाई म्यू जीरो बटे 2 पाई आई टू बटे आर, आई टू बटे, और F बराबर हो जाएगा आई वन बी टू एल साइन 90, तो मान फिर से वापस यही आएगा, ठीक है। तो जितना बल पहले तार में बहने वाली पहले तार में बहने वाली धारा I1 के कारण जितना बल इस तार पे लगता है, ठीक उतना ही बल दूसरे तार में बहने वाली धारा I2 के कारण किस पे लगेगा, पहले तार पे लगेगा, इतना ही बल, आप इसको नोट करोगे, ठीक इतना ही बल, ठीक इतना ही बल RS में बहने वाली तार RS में धारा I2 के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण PQ पर लगेगा। वो बिल्कुल कैलकुलेट करोगे तो इतना ही आएगा, कैलकुलेट करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमें फिर से वापस यही पूरी चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब जो बल की दिशा होगी, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो B1 और B2 की दिशा होगी, B1 और B2, इसकी दिशा किसके कारण, किसके नियम से दी जाएगी, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से, दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से, या दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से, या दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से, नियम नंबर 1 से। और ध्यान दो, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी भाई, ये इसके तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, आपके लिए कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, और यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी, मेरे लिए बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, ठीक है। तो ये तो इधर को होगी, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा, तो जो बल लगेगा F1, अगर तारों में धारा एक ही दिशा में है तो F1 अंदर की ओर और F2, ये जो बल लगेंगे इनकी दिशा हम देंगे दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से, ठीक है। तो इस बल की दिशा आई बी एल साइन थीटा, इसकी दिशा
ये तो इधर को होगी, ये बाएं हाथ के नियम से भी दे सकते हैं, इस बल की दिशा जो है किसके नियम से दे सकते हैं, बाएं हाथ के, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इस बल की दिशा जो है अंदर की ओर होगी, इस वाले बल की दिशा किधर को होगी, आर एस की तरफ, इसकी दिशा इधर की ओर, इसकी दिशा, जबकि तारों में धारा एक ही दिशा में बहे, और इसकी दोनों की दिशा बल जो है विपरीत होंगे, जबकि तारों में धारा क्या बहेगी, विपरीत दिशा में। ठीक है ना। तो जब बल की दिशा विपरीत होगी तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। जब बल की दिशा विपरीत होगी तो प्रतिकर्षण बल होगा, और इधर को ये इधर को, ये इधर को, तो क्या हुआ, एक बल इधर लगा, एक इधर लगा, प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। दोनों बल अंदर की ओर लग रहे हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इसीलिए जो है समांतर धारावाही तारों में अगर धारा एक ही दिशा में बह रही है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और क्या बह रही है, विपरीत दिशा में बह रही है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है ना। यहाँ से एल कहाँ गायब हो गया, ये भी तो एल भी तो है, नहीं था। अब देखो समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर, इसी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ, एफ बट्टे एल बराबर हो जाएगा भाई, एफ बट्टे एल बराबर म्यू 0 बट्टे 2 पाई I1 I2 बट्टे आर। समीकरण नंबर बना दो इसको 4। ये तार के एकांक लंबाई, तार की एकांक लंबाई पर बल है भाई, एकांक लंबाई पर जब दो तार समांतर हो और उनमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जा रही हो तो प्रत्येक तार की एकांक लंबाई पर इतना बल लगता है भाई, एफ बटे एल बराबर म्यू 0 बटे 2 पाई I1 I2 बटे आर। इतना न्यूटन पर मात्रक क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन पर मीटर का बल लगेगा। और यहीं से हम एम्पियर की परिभाषा निकालने में ये जो समीकरण है ये सहायक होगा। यहाँ तक नोट कर लिया, बात समझ में आ गई। दो समांतर धारावाही तार हैं, ठीक है ना। पहले तार में I1 धारा बह रही है, दूसरे तार में I2। जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस तार ने r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। इस चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा तार स्थित है, और जब दूसरा तार भी धारावाही तार है, ठीक है ना, तो पहले तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में दूसरे तार पर एक बल लगेगा, चुंबकीय बल, और दूसरे तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में पहले तार पर एक क्या लगेगा, बल लगेगा। अगर उन बलों की दिशाएं, अगर तारों में धारा की दिशा समान हो तो उन बलों की दिशाएं जो है वो विपरीत होती, एक इधर को एक इधर को, ठीक है। तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और उन बलों की दिशाएं अगर तार में धाराएं विपरीत दिशा में हो तो वो बल एक दूसरे के विपरीत लगते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, तो ये है। और तारों की एकांक लंबाई पर जो बल लगता है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एफ बराबर म्यू 0 बटे 2 पाई I1 I2 बटे आर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये पूछा जाता है भाई, ये आर्टिकल एग्जाम, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल के लिए व्यंजक की स्थापना करो। यहाँ तक हो गया। अब मैं चलता हूँ किस पे, इसका मैं इसी समीकरण से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी, और वो आएगी क्या आएगी, एम्पियर की परिभाषा। एम्पियर का नाम सुना हुआ है, सुना हुआ है कि नहीं सुना, सुन रखा। तो हम अब निकालेंगे यहाँ से, अभी आपने कहा था इससे पहले एफ बटे एल बराबर म्यू 0 बटे 2 पाई I1 I2 बटे आर, इतना न्यूटन पर मीटर। समीकरण नंबर 4 थी, 5 जो भी थी, ठीक है ना। अब देखो, यदि समीकरण 5 थी ये 4 थी, जो भी समीकरण 4 में हम क्या माने कि I1 बराबर I2, I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर मान लें भाई, I1 बराबर I2 कितना मान लें, और R को मैं 1 मीटर मान लूँ, तथा R बराबर कितना मान लें, 1 मीटर मान लें, ठीक है। तो F बटे L बराबर हो जाएगा F बटे म्यू 0 बटे 2 पाई
म्यू 0 बटे इंटू 1 इंटू 1/1। देखो 1 एम्पियर, ठीक है। और इतना न्यूटन पर मीटर, या F बटे L हो जाएगा भाई 2 इंटू 10 की पावर, म्यू 0 बटे 2 पाई का मान कितना होता है, म्यू 0 बटे 2 पाई बराबर होता है भाई 2 इंटू 10 की पावर -7। 2 इंटू मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। म्यू 0 बटे 4 पाई का मान 10 की पावर -7 होता है, तो म्यू 0 बटे 2 पाई का मान होता है 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो F बटे L बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -7, और ये तो 1 बटा 1 इंटू 1/1 1, इतना न्यूटन पर मीटर, इतना न्यूटन पर। अब एम्पियर की परिभाषा कैसे देंगे, अगर हम दो समांतर धारावाही तार हैं भाई, यहाँ ध्यान से देखो, दो समांतर धारावाही तार हैं जिनकी प्रति एकांक लंबाई पर या प्रति मीटर लंबाई पर बल कितना लग रहा है, 2 इंटू 10 की पावर -7। कब बल लग रहा है, जबकि उनमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है और वो एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर स्थित है, 1 मीटर की। और माध्यम क्या है, माध्यम है वाह्य या निर्वात। तो यहाँ से हम एम्पियर की परिभाषा इस प्रकार से देंगे, आप नोट करना चाहो नोट करो, कि वायु या निर्वात में स्थित, इसलिए वायु या निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित, 1 मीटर की दूरी पर स्थित अनंत लंबाई के धारावाही तारों में प्रत्येक में 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए। तो तारों की प्रति एकांक लंबाई के मध्य कितना बल लगेगा भाई, 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर का बल लगेगा। ये आपने यहां से निष्कर्ष निकाला, ये आपने यहां से क्या निकाला निष्कर्ष। अब यहीं से एम्पियर की परिभाषा आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो कि वायु या निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित अनंत लंबाई के तारों में प्रवाहित करने पर तारों की प्रति एकांक लंबाई के बीच 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करती है। लिख लोगे, फिर से रिपीट करो, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। और अगर तार जो है, तारों में धारा एक ही दिशा में बह रही है तो क्या होगा, बल आकर्षण होगा, और तारों में धारा क्या होगी, विपरीत दिशा में बह रही है तो बल क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो आप लोगों ने देखा होगा जब हमारे यहाँ से तो ये खूब सारी बिजली के तार जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, तो ये जो पावर हाउस के लिए जहाँ से जनरेशन हो रहा है, सपोज के लिए जनरेशन हो रहा है विष्णुप्रयाग में हो रहा है ना, और तार जो पावर हाउस है, मेन पावर हाउस, वो है मेरठ। तो ये बड़े बड़े खंभे लगे हुए हैं, देखते हैं आपको, एक उस चोटी पे एक आगे, तो बड़े बड़े खंभों से वैद्युत धारा जा रही है। अब वो वैद्युत धारा जा रही है तो एक ही दिशा में जा रही है, जा रही है। तो जो तार है वो पैरेलल है एक दूसरे के, आप देख रहे हो खंभों के बीच में जो तार कसे होंगे वो एक दूसरे के समांतर है, तो वो इसके अच्छे उदाहरण बन सकते हैं। अब अनंत लंबाई तो नहीं होगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबाई होगी, यहाँ से मेरठ काफ़ी लंबी लाइन है। तो सोचो कि उन तारों के बीच आकर्षण बल लग रहा होगा, ये तार जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी समान धारा है I,
और इसमें भी समान धारा कितनी है, आई है। ठीक है, तो F/L इनके लिए हो जाएगा, इनके लिए F/L कितना हो जाएगा, जो यहाँ से मिरर तार जा रहे हैं इनके लिए F/L हो जाएगा μ0/2 पाई। अब I1 और I2 की जगह कितना है, I, तो ये हो जाएगा I का स्क्वायर बटे R। इतना न्यूटन पर मीटर का बल इनके बीच में लग रहा होगा भाई, इन तारों के बीच में इतना न्यूटन पर मीटर का बल लग रहा होगा। अब क्या होगा कि अगर तारों के बीच में बल लगेगा तार चिपक जाने चाहिए, तार एकदम स्ट्रेट खींचे नहीं है, क्योंकि अगर तार को आप स्ट्रेट खींच दोगे तार में हमेशा कुछ ना कुछ क्या होगी, ढील होगी, क्योंकि बारिश में सॉरी सर्दियों में क्या होगा कि तार सिकुड़ते हैं, अपनी लंबाई की दिशा में क्या होंगे, सिकुड़ेंगे, और अगर तार सिकुड़ेंगे तो तार टूट जाएंगे या फिर पोल टूट जाएंगे। तो ये स्थिति हो सकती है, या तो वो पोलों को तोड़ देगा या तार खुद टूट जाएंगे। तो इसलिए तारों में हमेशा कुछ ना कुछ ढील दी जाती है, तार हमेशा ऐसे नहीं बंधे होंगे बिल्कुल स्ट्रेट, बल्कि तार ऐसे बंधे होंगे, इसमें हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ क्या होगी, ताकि वो जो है जब जाड़ों में सिकुड़े या गर्मियों में फैले तो एक दूसरे से न चिपके, और जाड़ों में सिकुड़े तो एक दूसरे को तोड़े नहीं, सॉरी अपने लंबाई की दिशा में टूटे ना, या फिर पोल को नुकसान न करे। तो होता क्या कि अब आपने देखा होगा कि हर तार के बीच में डिवाइडर लगे होते हैं भाई, तारों के बीच में आपने ऐसे देखा होगा उस दूरी पे, अगर आप गौर से देखोगे दो पोलों के बीच तार देखोगे तो कुछ कुछ दूरी पर आपको ऐसे डिवाइडर दिख जाएंगे। तो ये तारों को जो है मिलने नहीं देते ये डिवाइडर, नहीं तो क्या होगा, दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा, ये तार पे बल लगा ऊपर की ओर, इस तार पे बल लगा नीचे की ओर, पता चला आपस में चिपक गए। ठीक है ना, तो ये तार आपस में न चिपके उसके लिए डिवाइडर लगाए होते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर का मतलब है वैद्युत रोधी, इसको इंसुलेटर्स बोला जाता है, इंसुलेटर डिवाइडर या इंसुलेटिंग डिवाइडर, इंसुलेटिंग डिवाइडर यानी कि वैद्युत रोधी पृथक करने वाला या पृथक करता, तो इसीलिए डिवाइडर लगे होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे पोलों के बीच में आपको दिख जाएंगे, प्लास्टिक के जैसे दिखेंगे, भले होते प्लास्टिक के नहीं। ठीक है, तो ये है भाई कहानी, एम्पियर की परिभाषा हो गई, दो समांतर तारों के बीच धारावाही बल हो, दो धारावाही तारों के बीच वैद्युत बल कितना लगेगा, एक दूसरे को कब आकर्षित करेंगे, कब प्रतिकर्षित करेंगे, और कितने बल से आकर्षित करेंगे, कितने बल से क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न करेंगे, ये सारी कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं, साथ ही हम यहाँ से एम्पियर की परिभाषा दे चुके हैं। ठीक है, तो बहुत है आज के लिए इतना, तो यहाँ पे आज की क्लास समाप्त करते हैं।